अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर बेसिकली क्या है कि न्यूरोजेनिक मीन्स समथिंग अराइज फ्रॉम द नर्वस सिस्टम और ब्लैडर मीन डिफ़िकल्टी इन द एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर। मतलब ये है कि आम ज़ुबान में कि न्यूरॉन्स की वजह से ब्लैडर को एम्प्टी करने में अगर डिफ़िकल्टी हो तो हम उसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। अब वो न्यूरॉन्स कुछ भी हो सकते हैं, वो पेरिफेरल नर्व्स भी हो सकती हैं, उनकी डैमेज होने की वजह से हो सकता है। आइदर वो नर्व्स जो हैं वो ब्रेन की या स्पाइनल कॉर्ड की भी हो सकती है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकली में क्या होता है, फिजियोलॉजी में आपकी जो किडनी होती है, किडनी ने यूरिन प्रोड्यूस करना है जो कि यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में एम्प्टी होता है और फिर ब्लैडर कुछ को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करता है और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू एलिमिनेट करता है। जब अ, जो यूरिन है ब्लैडर में आता है तो ब्लैडर उसको क्या करता है, स्टोर करता है, प्लस ब्लैडर एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड इसलिए करता है क्योंकि जो इसकी वॉल होती है वहाँ पर डिट्रूजर मसल्स पाए जाते हैं और इसके अलावा वहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं जो कि इलास्टिक कैपेसिटी रखते हैं, मतलब ये एक्सपेंड करेंगे। और नॉर्मली ऑन एन एवरेज जो ह्यूमन है वो अराउंड 750 ml पर डे यूरिन स्टोर कर सकता है, उसकी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी है। अब क्या है, इसके अलावा कि जो ये ब्लैडर होता है, ब्लैडर के पास यहाँ पर दो डोर्स हैं, दो स्फिंक्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो स्मूथ मसल्स का होता है और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो हमारे स्केलेटल मसल का बना होता है। क्योंकि ये स्मूथ मसल्स का है तो स्मूथ मसल्स हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते, ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। तो जब जब हमारा ब्लैडर हाफ फुल हो जाता है तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाते हैं, जबकि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं वो वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। जब हम ईजी होंगे तब इसको ओपन करेंगे और जब हम इसको ओपन करते हैं तो फिर ब्लैडर क्या होगा, फीमेल्स में डायरेक्टली इनटू द आउटसाइड ओपन होता है और मेल्स के अंदर थ्रू पीनस जो है वो जो यूरिन यूरिन है वो एलिमिनेट हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर के ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जब ये स्ट्रेच रिसेप्टर जब यूरिन फिल होने की वजह से स्टिमुलेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, या तो ये सिग्नल सेंड करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को या ये सिग्नल सेंड करेंगे हमारे ब्रेन को। स्पाइनल कॉर्ड को जब ये सिग्नल सेंड करते हैं तो एट द लेवल ऑफ S2 और S3 स्पाइनल कॉर्ड जो है वहाँ पे सिग्नल जाएगा, जिसको हम मिक्चुरेशन सेंटर भी कहते हैं। और अगर इसके अलावा ब्रेन को सिग्नल जाता है तो ब्रेन को सिग्नल स्पेसिफिकली पोन्स में जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड का देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का जो मिक्चुरेशन सेंटर है, ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स से स्टिमुलेट होता है। जब ये स्टिमुलेट होगा तो क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा हमारे ब्लैडर के पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन को और इनहिबिट करेगा, डिक्रीज करेगा सिंपैथेटिक सप्लाई को, डिक्रीज करेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लैडर होगा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो इंटरनल स्फिंक्टर था वो रिलैक्स होगा। इसके अलावा क्या करता है, जो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स है इसकी वजह से क्या होगा, मोटर नर्व स्टिमुलेशन होगी, मोटर नर्व स्टिमुलेशन डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो लोअर स्फिंक्टर है वो भी रिलैक्स हो जाएगा। मतलब उसके बाद आप अपनी मर्जी से इसको ओपन कर सकते हैं। अब इसका ऑपोजिट चलते हैं कहाँ पे, ब्रेन की तरफ। जब ब्रेन को सिग्नल पहुंचेगा कि ब्लैडर का जो इंटरनल स्फिंक्टर ओपन हो चुका है, तो अब हमने क्या डिसाइड करना है, आइदर इसको हमने लोअर स्फिंक्टर को ओपन करना है या इसको क्लोज रखना है, यूरिन को स्टोर करना है या रिलीज करना है। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास पोन्स में सेंटर होता है, पोन्टाइन स्टोरेज सेंटर, और इसी तरह पोन्टाइन मिक्चुरेशन सेंटर होता है फॉर रिलीजिंग यूरिन। पोन्टाइन स्टोरेज सेंटर जब स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को ओवरराइड करेगा, जिसकी वजह से लोअर स्फिंक्टर ओपन नहीं होगा। जबकि अगर हमें यूरिन को एलिमिनेट करना है तो पोन्टाइन मिक्चुरेशन सेंटर जो होगा वो क्या करेगा, इसको अलाउ करेगा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को कि लोअर स्फिंक्टर को रिलैक्स करना, इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करना, ओपन करना है और लोअर को रिफ्लेक्स करना है। तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो जो हमारा पोन्स होता है वो वॉलंटरीली हमारे जो यूरिनेशन है उसको कंट्रोल कर रहा होता है।
अगर हम इसके बाद कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में सबसे पहली कॉज आती है हमारी डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल क्या होता है, प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करने के प्रोसेस को ग्लाइसिलेशन कहते हैं। ग्लाइकेशन के प्रोसेस में क्या होगा, ग्लाइकेशन के प्रोसेस की वजह से जो नर्व फाइबर्स होंगी, सेंसरी नर्व फाइबर्स होंगी, वो डैमेज हो जाएंगी। और सेंसरी नर्व फाइबर्स कौन सी, जो ब्लैडर वॉल को सप्लाई करेंगी, पेल्विक नर्व्स होंगी और उसके बाद डॉर्सल नर्व रूट की जो सेंसरी सप्लाई है वो डैमेज हो जाएगी। इनके डैमेज होने की वजह से क्या होगा, इनका डैमेज जो होगा वो इंटरफेयर करेगा विद द स्ट्रेच सिग्नल। स्ट्रेच सिग्नल से ही स्ट्रेच सिग्नल डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर कॉजेज देखें तो जो मेन कॉज है इसके अलावा आती है सिफिलिस आती है। सिफिलिस में क्या होता है, टॉर्सल टेबिस डोर्सालिस हो जाता है। टेबिस डोर्सालिस क्या है कि जो डोर्सल रूट है उसकी इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग हो जाती है। इसी तरह डोर्सल रूट की अगर बात की जाए तो हर्पीज में भी क्या होता है, यही डोर्सल रूट जो है वो इन्वॉल्व होती है स्पाइनल कॉर्ड की, जिसमें क्या होगा, सेंसरी फाइबर्स इसमें भी डिस्टर्ब होंगे, इसमें भी डैमेज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड की अगर पेशेंट ज़मीन पे गिरता है, लाइक पेशेंट का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में इसका सैक्रल रीजन इन्वॉल्व होता है, तो पेशेंट को डायरेक्टली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या ओवर इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर पेशेंट का सैक्रल रीजन इन्वॉल्व ना हो, इसका पेशेंट का लंबर रीजन या अपर एरिया में स्पाइनल कॉर्ड की डैमेज हो, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो, तो उसकी वजह से पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल शॉक में चले जाता है, जिसकी एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता। लेकिन क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को जो सिग्नल आने हैं ब्रेन की तरफ से वो एटलीस्ट 1 वीक टू मंथ्स के लिए, फ्यू आवर्स टू फ्यू वीक्स के लिए क्या होगा, ये जो सिग्नल्स होंगे ये ब्लैडर की तरफ जाना बंद हो जाएंगे। यहाँ पर जो ब्लैडर होगा वो हाइपो परफ्यूजन स्टेट में चले जाएगा। पेशेंट के जो ब्लैडर का जो ट्रूजर मसल्स होंगे वो हाइपो परफ्यूजन स्टेट में चले जाएंगे, हाइपर रिफ्लेक्सिया में चले जाएंगे। हाइपोरेफ्लेक्सिया में क्या होगा, सिग्नल नहीं आएगा तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो पेशेंट को सिम्टम क्या आएंगे, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम आएंगे। पेशेंट का ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये कुछ घंटों से कुछ हफ्तों तक होगा। इसी तरह अगर हम ये जब रिकवर हो जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर कॉजेज देखी जाए रिकवरी के बाद क्या होगा कि इतना एरिया तो रिकवर कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे नर्व डैमेज होंगी, नर्व डैमेज की वजह से ब्रेन का जो इनहिबिटरी सिग्नल आ रहा होता है वो नहीं आएगा। यहाँ से सिग्नल ब्रेन को नहीं जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल नहीं आ रहा होगा। बट जो इसका सैक्रल रीजन है वो बिल्कुल ओके होगा, वो ठीक है, वहाँ से सिग्नल जाएगा, वहाँ का जो रिफ्लेक्स है वो इंटैक्ट होगा, जिसकी वजह से ब्लैडर को स्टिमुलस मिलेगा। अब पेशेंट का जो ब्लैडर होगा, इनहिबिटरी सिग्नल नहीं उसको मिल रहा, उसको कोई इनहिबिटरी सिग्नल नहीं आ रहा, लेकिन उसको स्टिमुलेशन तो मिल रही है, तो पेशेंट का जो ब्लैडर होगा हाइपर एक्टिव स्टेज में, हाइपर रिफ्लेक्सिया में चले जाएगा। पेशेंट का जो डिक्लोजर मसल्स होंगे हाइपर रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे, तो थोड़ा सा यूरिन जो है जैसे स्टोर होगा, पेशेंट का ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को अर्जेंसी के सिम्टम आएंगे। अर्जेंसी के पेशेंट को अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम आ रहे होंगे पेशेंट को। इसके अलावा अगर देखा जाए और कॉजेज की बात की जाए तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होगा, पेशेंट का जो अपर स्पाइनल कॉर्ड है वो मल्टीपल प्लेसेस से क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। सेम वही सिम्टम्स है, सेम मैकेनिज्म है कि ब्रेन की तरफ से सिग्नल डिस्टर्ब होगा, स्पाइनल कोड का ब्रेन की तरफ से सिग्नल डिस्टर्ब हो, पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम आएंगे। फिर अगर बात की जाए एक्यूट इंजरी टू द ब्रेन की बात की जाए, उसमें भी पेशेंट को सेम होगा कि सिग्नल ब्रेन की तरफ से स्पाइनल कॉर्ड को नहीं आ रही, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से ब्लैडर की तरफ सिग्नल जाएंगे, हाइपर रिफ्लेक्सिव ब्लैडर होगा, पेशेंट को यूरिनरी अर्जेंसी के सिम्टम्स आ रहे होंगे। इसके अलावा अब एक्यूट इंजरी के अंदर स्ट्रोक होता है और ट्यूमर्स या पार्किंसन सिंड्रोम कंसीडर किया जा सकता है, जिसके अंदर पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, पेशेंट को अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस होता है। अब इसके बाद अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो डायग्नोसिस के लिए कुछ मेजर्स होते हैं। वो मेजर्स क्या हैं, हम इसके पोस्ट वॉइड रेजिडुअल्स को देखते हैं। मतलब कि क्या है कि यूरिन के बाद जो ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर कितना यूरिन जो है वो लेफ्ट ओवर में रह जाता है। दूसरा उसके बाद देखते हैं यूरिन का प्रेशर चेक करते हैं और यूरिन का फ्लो चेक करते हैं। इनकी बेस पर हम डायग्नोस बना लेते हैं।
और अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि वो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है या अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। अगर तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के तो उनके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यूरिनरी कैथेटराइजेशन यूज़ करेंगे, यूरिन कैथेटर इस्तेमाल करें ताकि वो क्या करे, ड्रेन करे यूरिन को। और अगर वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है मीन्स पेशेंट का जो ब्लैडर है वो हाइपर एक्टिव है, तो हम इस डिट्रोजर मसल्स को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, इसको रिलैक्स करेंगे। इसको रिलैक्स करने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल हम उसके लिए ऑक्सीब्यूटेनिन का इस्तेमाल कर सकते हैं या सोलिफेनेसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस।